नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट और सारे नेशनल के लीडर्स, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सारे जनरल सेक्रेटरीज और हमारे स्टेट के लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम लीडर्स, और उसके बाद हमारे बहुत ही खास और बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट जो इस वक्त स्टेज पे तशरीफ फरमा है, उनको तहे दिल से अपना ग्रेटिट्यूड पेश करती हूँ। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमीन के मेरे बहादुर भाइयों, बुजुर्गों और ये मुल्क की दौलत झोले में लेके जाएंगे, हमारा दिया हुआ टैक्स झोले में लेके जाएंगे, हमारी बच्चियों की सर से छीन के हिजाब झोले में लेके जाएंगे, हमारे रातों का चैन और सुकून। खुदा गवाह है, मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कोई लिंचिंग होती है हम ये खबर नहीं देखते कि वो लिंचिंग किसकी हुई, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक बेगुनाह मारा गया। किस वजह से मारा गया? जब हमें खबर मिलती है कोई जेल में गया तो हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू गया कि मुसलमान गया कि क्रिश्चियन गया कि उसकी जात क्या थी, हम तो ये सिर्फ देखते हैं कि एक बेगुनाह जेल में चला गया। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं रातों रात नहीं सो सकती, मेरे दिल पे क्या गुजरती है, मैं वो दर्द बांटने आपके साथ आई। मैं कोई बड़ा लेक्चर, कोई बड़ी स्पीच आपको नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपसे अपना दर्द बयान करूंगी। इस दर्द को मैं चाहती हूँ कि आपके दिलों तक भी पहुंचाया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप झिझोड़े अपने आप को और जिंदा कर दे उस लेगेसी को। ये जमीन बाद में टीपू सुल्तान के डोंडिया बाग, पुट्टा बसप्पा, रायन्ना, जिनकी कुर्बानियों से सींचा गया, न जाने ऐसे कितने नाम हैं, मैं यहाँ नाम गिना नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, वरना ऐसे कितने नाम मैं गिना दूं आपको कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। लेकिन हमें फिर कैद करने की कोशिश की जा रही है। जो कुर्बानी देते थे वो तो चले गए, अब कौन आएगा कुर्बानी देने? अगर आपको कल को स्लेव बनाया गया, गुलाम बनाया गया, फिर आपके गलों में और हाथों में जंजीरें डाल दी गई, तो फिर कौन उठेगा आपको आजादी दिलाने के लिए? यही बात समझाने आज हम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी है, हम कहते हैं पीपुल्स पावर, लोगों की पार्टी है। हम आपको तक़वियत देने आए हैं, हम आपकी ताकत बनने आए हैं। जहां पर हमें कुर्बानी देने का मौका होगा वहां हम अपने आप को हाजिर कर देंगे। हम आपसे ये कहने आए, देखिए आज सेक्युलरिज्म खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, फ्रेटर्निटी खत्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, लिबर्टी खत्म, इक्वालिटी खत्म, यानी कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, अभी आधा बचा, वो आपको बचाना है, वो आपको बाकी रखना है। अब आपको उठना है, आपकी बारी है, वापस से जिंदा हो जाइए। याद रखिएगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। आज मैसूर की सरजमीन पे खड़े होकर आपसे बात करते वक्त इतना फख्र महसूस कर रही हूँ कि अल्फाज नहीं है बताने के लिए। ये मेरी बहनें, मैं इनसे खास मुखातब होना चाहूंगी। आपका बहुत बड़ा हिस्सा था फ्रीडम मूवमेंट में, आपको एक बार अब फिर दोबारा लड़ाई लड़नी है, एक बार फिर वही मूवमेंट का हिस्सा बनना है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको अल्लाह ने लड़ने के लिए चुना, ये हमारी खुशनसीबी है। हम भागने वालों में से नहीं, हम कैद होने वालों में नहीं, हम झुकने वालों में नहीं, हम बिकने वालों में नहीं, हम लड़ने वालों में हैं। जिस दिन हश्र के मैदान में हम खड़े होंगे, हमें भी रश्क हो रहा होगा और हमारे पैदा करने वाले को भी रश्क हो रहा होगा। मैं आपसे वादा चाहती हूँ, आपने देखा होगा पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी ओथ उठाते हैं। यहाँ तक के गवर्नमेंट के हर शोबे में जो काम करने के लिए पहुंचता है वो एक ओथ उठाता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस हो। मैं चाहती हूँ यही ओथ आज हमारी जनता उठा ले। आज इस पीपुल पावर कॉन्फ्रेंस में एक ओथ आपको उठानी है कि आप यूनाइट होंगे, आप देश को बचाने का, मुआशरे को बचाने का काम करेंगे और आप आने वाली नस्लों के लिए वैसे ही लेगेसी छोड़ जाएंगे जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान हमारे लिए छोड़ के गए। आज
आज भी जबकि सिलेबस से टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला गया, न जाने कितने मुस्लिम बादशाहों और मुस्लिम किंग्स को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, कह दिया कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। न जाने कितने और सेक्युलर ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम किताबों से निकाल दिया गया। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, वो जिंदा नहीं है, जिनका नाम निकाला गया वो जिंदा नहीं है। क्या उन लोगों से भी बीजेपी को इतना डर है जिनका आज कुछ पता ही नहीं? यानी जो लोग हैं नहीं, जो गुजर गए, जो मर गए, आप जरा बुज़दिली की इंतहा देखिए, मरे हुए लोगों से भी डरती है ये गवर्नमेंट। सोचिए जिंदा लोगों को इनका कितना डर होगा। और उसी डर के वजह से वही डर है जो बोल रहा है कि गलत सलत पॉलिसियां लाई जाती हैं, ऊट पटांग इस मुल्क में हरकतें की जाती हैं, वायलेंस होता है, कम्युनिटी को लड़वाया जाता है, रिलीजन के नाम पे झगड़े होते हैं, आपस में कास्ट एक दूसरे से लड़वा दी जाती है, गबन किया जाता है, करप्शन, बेहिसाब करप्शन हम और आप तो सोच नहीं सकते। हम सब मिलकर भी हिसाब लगाना चाहें तो पिछले 8 सालों में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरह मुल्क को बेच कर खाया, हम हिसाब नहीं लगा सकते। और जिस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया है, आज हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को जिस तरह तोड़ दिया गया है, हम इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आज एसडीपीआई का ये एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी एक आपको पुकार है कि आइए आगे फिर से एक नया बदलाव लाते हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हमें जरूरत नहीं है कि हम सियासत में पूरी तरीके से उतरे, हमें जरूरत नहीं है कि हमें कोई प्रोफाइल मिल जाए, हमें जरूरत नहीं है कि हमें कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। हमारा मकसद क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। अभी मैं 4 साल पहले तक किताबों में पढ़ती आई थी, 60% इस मुल्क में जनता जो है वो गरीबी रेखा में आती है। वो 60 से 70 और 80 कब हो गई पता ही नहीं चला। यानी कि पेट से खाना, सरों से छत, ये सब छीन लिया गया। यहाँ तक कि कपड़ों पे भी हमला किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वो कपड़े देख के पहचान लेते हैं, बस एक ही बार पहचान पाए थे, उसके बाद आज तक फिर वो दोबारा नहीं पहचान सके। उनको यही नहीं मालूम है कि हम उनकी अपने इसी देश के वासी हैं। ಅದು ಮೋದಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗಿರಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಮೋದಿಯೋ ಯೋಗಿಯೋ ಇನ್ನಾರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? क्यों हम अवामी इक्तिदार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का संविधान को हम लोग अपनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ಈ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು हमें वोट दीजिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन ये सारे विपक्ष पार्टियां कहां थे? देश के अंदर सभी के खिलाफ ये लोग हमला किया है। पहले मुसलमान और दलितों को लिंचिंग किया, मुसलमान की मस्जिद कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हलाल के नाम पे पूरे इंडिया में नफरत की सियासत को फैला कर रहे हैं, मुस्लिम खवातीन के हिजाब को टच किया है, मुस्लिम मकानों के सामने बुलडोजर आ गया है। देश के सभी एक्टिविस्ट लोगों को जेल में डाला गया है। कहां थे हमारे देश की विपक्ष पार्टियां? आप लोग कहीं देखा है क्या? कर्नाटका के अंदर हिजाब इशू आया, कांग्रेस कहां थे? अभी बहुत सारे लोग 2-3 महीने के बाद आएंगे। अगर कांग्रेस नहीं है तो इंडिया बर्बाद होगा, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। मुसलमान को नसीहत दे रहे, एडवाइस दे रहे, मुस्लिम दलाल लोग आपके सामने आएंगे,
लेकिन ये सभी लोग कहाँ थे? किस एजेंडे पे कांग्रेस बिजी थे? हिजाब के बारे बोलने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। हलाल इशू आने के टाइम में उसके बारे में बोलने के लिए टाइम नहीं मिला। बुलडोजर फाशिज्म हमारे देश में हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस को टाइम नहीं मिला। किस एजेंडे पे बिजी थे? वो लोग बिजी थे अयोध्या में मार्बल बेचने में। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए मार्बल बेचने में कांग्रेस बिजी थे। छत्तीसगढ़ के अंदर गौमूत्र परचेज करने में बिजी थे। कर्नाटका के अंदर एसटीपीआई को बैन करना बोल के बीजेपी के सामने रिक्वेस्ट करने में बिजी थे। वो लोग ये एजेंडे पे नहीं आया। देखिए, देश के अंदर अगर आपको बचाना है, आपको हिफाजत की जरूरत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारी तजुर्बा ये है, ये सभी लोग वक्त आ गए तो आपको धोखा देंगे। ये है तजुर्बा, वो याद रखना है। कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। कांग्रेस नहीं आएगा, जेडीएस नहीं आएगा, अखिलेश नहीं आएगा, आम आदमी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको बचाना है तो आप लोग काम करना है, आप लोग यूनाइटेड होना है। सभी मजलूमों को यूनाइटेड करो। दलित, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग परेशान है, सभी को इकट्ठा करो, आवाज उठाओ। ये तो हमारे लिए फायदा है, नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला नहीं। आपके पार्टी है, संभालो इसको। अब्दुल मजीद नहीं रहेगा, हन्नान भाई नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं है। इस पार्टी को, इस तारीख को, इस फ्लैग को संभालो, आगे बढ़ाओ, ताकतवर बनो। क्योंकि आपके लिए पार्टी बनाए, आपके लिए हम जेलों को जाने के तैयार है। हमारे लोग जेलों में है, आपके लिए जेलों को चोरी कर नहीं है। आपके बारे में आप आवाज बुलंद करने के लिए जेलों में है, आपके लिए मरने के लिए तैयार है हम लोग। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। क्यों हम लोग को नहीं पहचान दे आप लोग? भाइयों, मुसलमान दोस्तों, शायद वक्त हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को बहुत अफसोस है। मैसूर का अभी हाल ही में 10 दिन पहले हमारे फारूक की गर्ल्स हाई स्कूल बंद हुआ। एक एडेड स्कूल था, गवर्नमेंट में उसको बंद किया। एक एडेड स्कूल 30-40 साल से लेकर था, हुकूमत ने बंद किया। इसमें जो ट्रस्ट वाले थे उनका भी लापरवाही था, क्योंकि 1992 में लीज एग्रीमेंट हुआ था। जब 99 में इनको लीज एग्रीमेंट का वायलेशन करे, जब इनको नोटिस आया था 2 साल टाइम, वो 2 साल में उन्होंने दूसरा बिल्डिंग बनाना था, नहीं बना। उसके बाद 1992 to 2020 ईयर्स, 20 साल हुकूमत में कुछ नहीं किया। ये ट्रस्ट वाले दूसरा एक बिल्डिंग बना के शिफ्ट करना था, वो नहीं किए। परसों लाख को लगाए। लाख लगाने के बाद 5 दिन हमारे बच्चियां, 150 बच्चियां बारिश में पिघलकर इंतजार करे। आपके कौम के नुमाइंदा बोलने वाला कहां था? एक तो दर्द होना चाहिए ना, एक नुमाइंदा हमारे बच्चियां, क्या कसूर था वो बच्चों का? मैनेजमेंट का, हुकूमत का प्रॉब्लम है तो ये बच्चियों का कसूर क्या है? इनको क्या मालूम है? कोर्ट क्या मालूम है इनको? कुछ भी इनको मालूम नहीं है। तो इसलिए वो लोग उनके बारे में, उसके बाद हमारे एमएलए साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
करते हैं कि हो गया, बंद हो गया स्कूल, अभी आप निजामिया को जमो, दूसरा स्कूल को जमो, दूसरा प्राइवेट स्कूल को जमा। अरे आप कौन होते एमएलए को ये बताने के लिए 1 महीने पहले बीईओ यही ऑफर दिया था, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल को जमाने के लिए मैं तैयार हूं, बीईओ बोला था। वही बात बोलने के लिए आप एमएलए क्यों है? आप बोलते हैं कि मुझे मालूम था इसका रिकॉग्निशन खत्म हो गया, क्यों आप ऐसे एमएलए बन के हमारा स्कूल को, इदारे को बचाना था ना। 1000 डिफरेंसेस रहेंगे आपको उस ट्रस्ट को, मरहूम हसीस सेठ साहब बनाए थे वो ट्रस्ट को, फर्म क्या आरबी ट्रस्ट को, ये आपका इदारा बचाना था ना। ये लीज कैंसिल हुए, आपको मालूम था, आप मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, अगर आप एक सिग्नेचर करते तो अलग रिलीज और एक और अग्रीमेंट कर सकते थे। आप बोलते हो गवर्नमेंट डैमेज है, अरे आप मिनिस्टर थे, एजुकेशन का मिनिस्टर, तब डैमेज नहीं गया, तब नया बिल्डिंग नहीं बन सकते थे आपको। आज बोलते हैं बिल्डिंग वीक है, निजामिया स्कूल को जमो, वो अबे आप कौन होते हैं दूसरे स्कूल को जमाने वाले? बच्चों का पेरेंट्स का फ्रीडम वो कहीं जमाएंगे। तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के ये डिमांड करते हैं, इंशाल्लाह कल से आप इंतजार शुरू होगा हमारा, इस स्कूल को बचाने के लिए इंशाल्लाह हम इंतजार शुरू करेंगे। और हमारा जो हक का लड़ाई, इंसाफ का लड़ाई जो जारी रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सोच और समझ के साथ इस तहरीक को साथ देंगे, अपने बनाएंगे। तहरीक करते हुए मैं बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय एसडीपीआई, जय भीम। जी सर, बताइए क्या मैसेज है, क्या पैगाम था आज का जो पब्लिक तक लाना चाह रहे हैं? देखो, ये इसमें वेरी क्लियर है, जो देश का और स्टेट का जो हालात जो है, खुद हुकूमत ने अपने ही जो सिटीजन का ऊपर एक वार जैसा एक फीलिंग है। जितने भी पॉलिसीज लाते हैं, एंटी मुस्लिम है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी किसान है, तो एकदम एक करप्शन के साथ साथ ऐसा जो हालात जो है, जो ये हालात को, एक तो बीजेपी का हुकूमत हालात ऐसा बना दिया, जुल्म, नाइंसाफ़ी, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, अलग अलग इश्यूज लेना एक तरफ से, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज मुस्लिम इश्यूज को लेने में पीछे हटते हैं। जैसे कि आप हिजाब का टाइम में देके, अजान का टाइम पे देके मुस्लिम इश्यूज को बात करना नहीं चाहता अपोजिशन पार्टीज। इस दरमियान में हम ये संदेश देते हैं कि अवाम को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो इस टाइम में आप, एक तो बीजेपी का ऐसा हुकूमत, दूसरे तरफ फेल्यूर ऑफ अपोजिशन पार्टी, इस टाइम में आपको एक अल्टरनेट पॉलिटिकल चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी है, द ओनली अल्टरनेटिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। सर, सवाल ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या फ्यूचर इसमें तावनाक या रोशन हो सकता है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को फोकस करके? नहीं, हम सिर्फ देखिए, हम सोशल जितने भी उठाए गए हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के जो मूल निवासी है, मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े तबके है, जितने भी लोगों का इश्यूज हम लोग ले रहे हैं। देखिए, आज किसानों का इश्यू हम ले रहे हैं, स्टूडेंट का इश्यू हम लोग ले रहे हैं, और दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है, जो कोविड का टाइम में जितने भी इश्यूज हुआ, वो बेड प्रोवाइडिंग का हो या दूसरा मेडिकल का हो, हॉस्पिटल का जो इरेगुलरिटीज हो, ये सारी चीज़ों में एसटी पे एड्रेस किया है। चामराजनगर में ऑक्सीजन का जो कमी से 37 लोग का जो इंतकाल हो गया, 37 लोग भी हिंदू लोग हैं। सर, चैरिटी एक्टिविटीज से खोते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से अगर देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी देखिए, अभी चिकमंगलुरु में 38 लोगों का जो घर बुलडोज किया गया, हर कम्युनिटी के लोग थे, तो पहली बार एसटी पे उधर पहुंचा, उनके लिए किया। अभी क्रिमिनल केस दर्ज किए हम लोग, वो जो जेसीबी का ओनर, जेसीबी का ड्राइवर, वहाँ के जो नगर सभा का प्रेसिडेंट, नगर सभा का ऑफिसर्स, जितने भी लोग, उनका ऊपर क्रिमिनल केसेस हम फाइल किए हैं। तो कर्नाटक के अंदर जितने भी मजलूम है, कोई भी कम्युनिटी के है, वो कम्युनिटी का इश्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह नॉर्मल जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इल्ज़ामात लगते हैं, जितने भी एलिगेशंस होते हैं, लेकिन एसडीपीआई पर खामोखा के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे हो या किसी भी हवाले से जो एसडीपीआई का नाम होगा, क्या वजह है? वजह इतना ही है। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो वजूद हुआ, उससे
अब तक हम लोग विदाउट कॉम्प्रोमाइज हम लोग आरएसएस, बजरंग दल, जो भी बीजेपी उनका खिलाफ हम लड़ते आए हैं। दूसरा, उनका दूसरे पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं उनका साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरा चीज़, एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जो सच्चाई के लिए, हक के लिए लड़ता है, वो पार्टी आगे आने के लिए जो बेखौफ फाइट करता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट करता है, ऐसा एक पार्टी आगे आना बीजेपी नहीं चाहता, क्योंकि कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का ताकत बीजेपी को मालूम है। क्योंकि बीजेपी खुद एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसलिए क्योंकि अभी देखिए आरएसएस का उनका हाई लेवल का मीटिंग में चर्चा होता है, बीजेपी का एग्जीक्यूटिव कमेटी में एसटीपी के बारे में मीटिंग होता है, उनको खौफ है एसटीपी के बारे में, बस इसलिए अलग अलग इल्जाम ये लगाते हैं। तो अनकरीब इलेक्शन आने वाला है, कितनी जगहों से आपकी पार्टी कॉन्टेस्ट करने का प्लान है? ऑलरेडी अभी हमारा ये मंच पे ही डिक्लेरेशन किया गया है, मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ये बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वेरी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि हम आवाम को बोलना चाहते हैं द ओनली अल्टरनेटिव अगर है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में 24/7 हम लोग आवाम की इश्यूज पे काम करते हैं, आवाम की सियासत हम बात करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। तो आपके साथ एसटीपी होगा, आप एसटीपी का साथ देना है, ये मैसेज लेके हम लोग जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह हालात मुकद्दर होते जा रहे हैं, क्या हालात हो या रियासत के हालात हो, एसडीपी के इक़दाम से क्या तवक्का है आप? देखिए, ऐसा है, हम लोग बहुत ही ग्राउंड लेवल पे सतही तौर पे उतर के काम कर रहे हैं, और हम वो काम कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, कहीं पर भी किसी तरह के मसाइल पेश आते हैं तो उसमें पहुंचने में पहल करना। और मैं ये बताऊं कि हम वो काम कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। हम कुर्बानी दे रहे हैं, जान की, माल की, अपने जिसे कहते हैं कि अपने आराम की, ठीक है। हम नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास, बल्कि हमारी पार्टी में बहुत से लो मिडिल क्लास, यहाँ तक कि हमारे कैडर और वॉलंटियर्स को देखिए, शायद कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनकी कोई क्लास ही नहीं है, यानी जॉबलेस, ऐसा तबका इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इतना ही जान लेना काफ़ी है कि किस तरह के लोग इस पार्टी में काम करें। हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, क्रिश्चियन, दलित, सिख, इस तरह के जुड़े हुए लोग, यानी इंटेलेक्चुअल्स, ये पार्टी आम लोगों की, कॉमन सिटीजन की और मुआशरे में काम करने वाली। कोई भी सियासी पार्टी जब मैदान में आती है तो उस पर किसी किस्म के इल्जाम सियासी तौर पर होते हैं, लेकिन कार्रवाइयों के हवाले से पार्टी को ज्यादा जाना जाता है या पुकारा जाता है या इल्जाम लगाए जाते हैं, क्यों इस तरह? देखिए, जाहिर सी बात है, जालिम को जब ये डर है कि उसका जालिम को जब ये डर हो जाता है कि अब उसका भांडा फूट रहा है, या लोगों के सामने अब असलियत खुल के आ रही है, या अब इस गवर्नमेंट को ये अंदाजा होने लगा है कि वो एक फेलियर गवर्नमेंट है, क्योंकि एक के बाद एक पिछले 7-8 सालों में इनकी जितनी पॉलिसीज आई वो सब फेल हो गई। जनता ने आवाज उठानी शुरू करी, तो अब जनता का ध्यान तो किसी तरीके से इनको भटकाना है। तो हमारा जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन जो है वो इसी तरीके से किया जाएगा कि किसी भी पार्टी को मुद्दा बना दो, किसी भी छोटी सी पार्टी को बिला वजह उनका नाम कहीं पे भी फंसा दो या कहानियां बना दो। अभी क्या हो गया मैं बताऊं, देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है मीडिया, यानी कि आप जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर एक पिलर है, वो डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अब आप में से जो मेन स्ट्रीम में मीडिया बैठी है, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से बिक चुके हैं, रेंटेड चैनल। लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं है कि उसकी मुदाफियत के लिए अपनी जानिब से कोई ऐसा चैनल लाया जाए जो मीडिया की जरूरत है। आप लोग हैं, नाकाम है, आप लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात सुनिए, अगर कहीं झूठ है तो सच भी सामने आ रहा है, तो वो सच कहाँ से सामने आ रहा है? कोई तो उसके पीछे काम कर रहा है, तो वो आप लोग हैं। हमारा सोशल मीडिया है, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोकल, स्टेट, रीजनल चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे, हमारे बहुत सारे अभी लीडर्स ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब जब फिरौन पैदा होगा मूसा भी पैदा होगा। झूठ के साथ सच अपने आप ही सामने आता है। जब कुछ गलत होता है तो सही का भी पता चल जाता है। जब कहीं जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठती है। हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि इन्होंने पावर को करप्शन के जरिए इतना ज़्यादा घेर लिया है कि ये जेलों में हमें ठूस रहे हैं, हमारे मुँह बंद कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। औरतों के लिए क्या पैगाम रहेगा मैम आपकी जानिब? देखिए, औरतें हमेशा से इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट में औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें एक लिस्ट है हमारे पास बहुत लंबी, सरोजनी नायडू से लेकर रानी चन्नम्मा और लक्ष्मी, आप
आपकी झांसी की जो है उन तक, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और अगर हम दुनिया की बात करें तो आप रेवोल्यूशन उठा लीजिए, यानी सबसे पुरानी सबसे बड़ी रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। औरतें कभी भी एक रिसोर्स होती हैं, औरतों के बगैर ना तो सोसाइटी मुकम्मल है, औरतों के बगैर ना ही अल्लाह की मखलूक मुकम्मल है। तो औरतों का तो हिस्सा हमेशा रहा है, आज भी हमारी औरतें एज ए वॉलंटियर काम कर रही हैं, और मैं चाहूंगी कि इलेक्शन में वो प्रूफ दे कि वो भी एक अपने आप में ताकत रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम शहरियान मैसूर का और पूरा ज़िला मैसूर और आसपास के जितने भी लोग आए थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम का मकसद था अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस। किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम का ही असल इक़्तिदार होता है, लेकिन 70 सालों से जो अवाम को इक़्तिदार से दूर रखकर जो लोग जिताकर अपना नुमाइंदा बनाकर जो पार्लियामेंट में हो या असम्बलियों में हो या कॉरपोरेशन में हो, जो अपने नुमाइंदों को हम लोग भेजते हैं, देखा जा रहा है कि नुमाइंदे बिल्कुल नाकाम हैं। ये अपने कौम के, अपने समाज की, अपने माशरे की भलाई और फलाह बहबूदी के बजाय ये लोग अपनी सेल्फ जो भी उनको कमाना है, जो भी ये करना है, वो उसके पीछे लगे हैं। SDP का एक शुरू दिन से ही मकसद है कि हमारा मकसद है कि पूरे भारत में एक मिसाली सियासत कायम करें। इस सियासत में कोई करप्शन ना हो, धोखाधड़ी ना हो, और इसमें ख़ानदानी कोई निज़ाम ना हो। यहाँ पर हर एक शख्स जो कौम का दर्द रखता है, जिसके दिल में कौम का कोई जज्बा हो, वो आकर काम कर सकता है। मैं आज के इस प्रोग्राम से यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये पार्टी किसी लीडरों के लिए, नेताओं के लिए नहीं बनाई गई है। ये पार्टी हर उस शख्स के लिए बनाई गई है जो तब्दीली चाहता है। इंतखाबी मौसम से पहले इस तरह की बातें या इस तरह सियासी पार्टियों के वादे बातें, ये आम बात है। SDP की क्या इनफरादियत होगी लोगों को अपनी जानिब माइल करने की? आप देखे होंगे जब भी कोई पार्टी सियासी, दूसरी पार्टियां जो वोट के वक्त में आती हैं, वो पार्टियां सिर्फ वोट लेकर घरों में चले जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। NR क्षेत्र में पिछली मरतबा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को लोगों ने वोट दिया, लेकिन किस्मत की खुदा का फैसला था, हम लोग हारे। लेकिन NR क्षेत्र की पूरी आवाम मैसूर की गवाह है, पूरा मुल्क गवाह है, हम हार कर घरों में नहीं बैठे। जीतने वाले लोग, नुमाइंदे रास्तों पर कौम के कामों में नहीं थे, फिर भी हम लोग हार कर हैं। लेकिन कौम का जब भी मसला था, चाहे वो कोरोना के वक्त का हो, चाहे वो किसी भी दलितों पर जुल्म का मसला हो, चाहे हमारे मसाजिद का मसला हो, जामिया टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जामिया आलम मस्जिद का मसला हो, हमेशा जो भी दस्तूर को तोड़ने मोड़ने की बात करते हैं, हम लोग सामने आते हैं। हम सिर्फ हम वोट की राजनीति नहीं करते। मामला सिर्फ मिल्लत तक महदूद रहते हैं, दीगर अक़वाम का जब कोई मसला आता है तो उस सिमत SDP की जानिब से क्या इक़दाम नहीं, आप देखे होंगे अभी दिनेश कन्नड़ी, इतना बड़ा दिनेश कन्नड़ी, एक दलित युवा को बजरंग दल के गुंडे ने मार दिया। अब उसके हक और उसके आवाज़ के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इतना बड़ा पदयात्रा करती है, तो तमाम तबकात के लिए आवाज़ उठती है। आवाज़ उठती है। इसमें बेलगाम में चर्च पे हमला हुआ, SDP सबसे आगे थी। मंगलूर में हमला हुआ, SDP सबसे आगे थी। हम सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, हर मजलूम हमारा है।